नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि कल ही हमने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया था कि आज से एसएससी के ऊपर एक न्यू सीरीज लॉन्च हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि S30 सीरीज जो है सकुशल समाप्त कर लिया गया था। ठीक है, तो आज जो ये न्यू सीरीज आई है इसकी पहली वीडियो है आप सभी के लिए। ये सीरीज भी बाइलिंगुअल होंगे, इनके जो कंटेंट है आपको बाइलिंगुअल दिया जाएगा, अंग्रेजी और हिंदी में। आपको जिस विषय में पढ़ना है पढ़ सकते हैं। इस सीरीज में टोटल 36 क्लास होगी और 4 महीने प्रीवियस ईयर का 1000 क्वेश्चन कराने की बात करा है तो 40 क्लास होंगे। ये 40 क्लास का दाम है 55 रुपया। तो ये पूरे के पूरे कंटेंट के लिए आप 55 रुपया में इनरोल हो सकते हैं हमारे ग्रुप के अंदर। ठीक है मेरे भाई, ये किसको लेना चाहिए? तो भैया जिन्होंने S30 और ई बुक दोनों में से कोई एक ही लिया है या बिल्कुल नहीं लिया है उनको लेना चाहिए। अगर आपने ये दोनों बाय कर लिया है पहले, ई बुक और 30 सेट, तो ये सीरीज नहीं लेकर के सिर्फ वीडियो ही देख लीजिएगा। ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है ना भैया। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। ये किन्हें देखना चाहिए? CGL मेंस देना है, स्टोनो देना है, GD देना है, CHSL देना है, JEE SSC देना है, कोई सा भी SSC का एग्जाम देना है आपको देखना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं। हमारा कोई सा भी कंटेंट आपको चाहिए, जो पैरासीटामोल 500 हमारी ई बुक है, और क्या है क्या नहीं है ये आपको भी पता होगा। इसके अलावा ये 30 सेट SSC का है, ये भी अवेलेबल है। ये दोनों SSC के लिए रामबाण है। 6 एग्जाम करा के दिया हमने। किसी भी एग्जाम में आप कहेंगे तो 80% से ऊपर ही क्वेश्चन मैंने आपको मदद करा के दिया है। तो आप लोग भी ले सकते हैं अगर फाउंडेशन मजबूत करना है तो। ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी आप कंटेंट को बाय कर सकते हैं। एसएससी के अलावा हमारे पास बिहार एसएससी के लिए अलग है, रेलवे के लिए 30 सीरीज चल रही है। तो आपको जैसा रिक्वायर्ड है आप लोग ले सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, भारत में, अच्छा एक एक फैक्ट ध्यान से सुनिएगा। स्रोत क्या है? CGL 2024 में आए गए क्वेश्चन के अनुसार ही मैं आपको ये वाली सीरीज चला के दूंगा। जो क्वेश्चन बहुत लो लेवल के रहेंगे उनको साइड में मैं बाद में दिखा दूंगा लास्ट में कि ये क्वेश्चन को मैंने छांट दिया है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के मौसम संबंधित बदलाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो मौसम में चेंजेस आते हैं इंडिया के अंदर, इसके अनुसार निम्न में से जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है तो कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू है? पहला स्टेटमेंट है, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान में आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरा के साथ शीतलहर लाता है। एकदम सही है ये चीज़, है ना। पंजाब वगैरह में जो है ये आपका आ जाता है, उत्तर पश्चिम भागों में आपका, है ना। कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से जो ठंडी पवन चलती है इसकी असर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा है, लू गर्मी के दिनों में उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण मध्य भागों में गर्म हवा की लहर है। ये भी अपने आप में सही हो जाएगा सर, क्योंकि लू जो है ये उत्तर पश्चिम भारत की ही उपज है जो गंगा के मैदानी क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं, और इसकी दिशा डायरेक्शन जो है ये पूर्व की ओर गमन करना स्टार्ट कर देता है इस प्रकार से। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लू जो है ये हीट वेव है, गर्म पवन होती है। यहाँ पे कहीं लिखा भी है क्या? नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है गर्म हवा। तो ये भी सही है, लू एकदम सही है, गर्म हवा होते हैं, उत्तर पश्चिम भारत की उपज है, खास करके राजस्थान की, है ना। खतरनाक होते हैं, गर्मी के दिन में मई और जून में चलती है। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून मुख्य रूप से जून से सितंबर तक रहता है। तो 4 महीने का ड्यूरेशन, इसके डायरेक्ट ड्यूरेशन भी पूछे जाते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून का जो है स्टेबिलिटी या ड्यूरेशन कितने महीने तक माने जाते हैं? तो 4 महीने तक। अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद वर्षा नहीं होती है, जैसे अभी अक्टूबर चल रही है, महाराष्ट्र में भी वर्षा हुई है, आज भी वर्षा हुई है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो मेन आपका जो अवधि बताया गया है वो आपका जून से आपका सितंबर तक रहता है, 4 महीना, जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा आपका इस दक्षिण पश्चिम मानसून में ही होता है। तो ये भी कथन आपका सही हो गया। अब तक तीनों कथन सही गया है। इसके अलावा चौथा कथन है आपका, पंजाब हरियाणा में शीतकालीन वर्षा रबी के फसल के लिए लाभकारी है। तो ये भी बहुत अच्छा सही बात है भाई, यहाँ तो सही बात है भाई कि जो रबी की जो फसल होती है ना, जैसे रबी की फसल का जो आपका कौन कौन सा हो जाएगा? तो दलहन हो जाते हैं बेसिकली, जैसे आपका मसूर, चना वगैरह। इसके अलावा गेहूँ, जौ, सरसों, ये सब भी रबी है, तीसी। तो इसके फसल को जो है लाभ पहुंच जाता है। तो उपयुक्त सभी के सभी कथन सही हो जाते हैं। अब देखिए CGL मेंस में कुछ इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 3 स्टेटमेंट वाला। तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा जानकारी होगा तभी आप जो है मार पाओगे। इसीलिए मैंने दोनों बेस पहले बना के दे दिया है आपको। ई बुक और 30 सेट अच्छे से पढ़ लीजिएगा जिन्होंने लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं, और जो नहीं ले सकते हैं, और जो नहीं लेने का मन है उनको तो मैं कुछ कर नहीं सकता भैया। चलिए
भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होती है, खास करके साउथ इंडिया केरल में होती है ना। अधिकांश वर्षा आपका कौन से मानसून में होती है अपने पास? दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। वर्षा का अधिकांश स्रोत कहाँ से आता है सर? अरब सागर से आता है। और दूसरा सबसे अधिक स्रोत आता है बंगाल की खाड़ी से, क्योंकि आप जानते हैं पूर्वी साइड में हमारे बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी साइड में हमारी जो है अरब सागर है। सबसे अधिक वर्षा आपका खासी रेंज में होता है। खासी रेंज जो गारो खासी जयंतिया पर्वत है आपका मेघालय के अंदर है ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा जो है खासी रेंज में होता है, खासी पर्वतमाला के रेंज में होता है। और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मसीन राम है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, पहले चेरापूंजी थे, है ना। थोड़ा दिन पहले मैं इन्हें बदलने वाला बात सुन रहा था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिला है। शीतकाल के दौरान भूमध्य सागर में उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब हरियाणा में वर्षा होती है। आपसे पूछता है कि भाई शीतकाल में पंजाब हरियाणा में वर्षा क्यों होती है, तो आप कहते हो जो भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है उसी का असर यहाँ पे देखने को मिलती है, जो रबी के फसलों के लिए लाभकारी होती है, जैसा कि आपने चौथा स्टेटमेंट में भी देखा था। लू गर्म हवा होता है जो उत्तर पश्चिम भारत में गर्मियों के दिन में मई जून में चलती है, इसकी दिशा पूर्व की तरफ होती है। ये आपका लू की विशेषता हो गई, है ना। इससे बचने के लिए हम लोग कच्चे आम का शरबत पीते हैं। इसके अलावा एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में जो परिवर्तन होती है ऋतु के अनुसार, उसे हम मानसून कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके सीपीओ 2024 में ही हुआ था ना जी, हाँ 2024 में हुई थी। सीपीओ 2024 में ये लाइन आपसे पूछा गया है, ऐसा नहीं पूछा गया। देखिए ये टोटल के टोटल लिखा गया है, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया गया है, नीचे में जलवायु मानसून है ना, ऐसा 4 गो ऑप्शन दे दिया गया है। तो भैया एक वर्ष के दौरान हवाओं की डायरेक्शन में ऋतु के अनुसार जो चेंजेस आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मानसून कहते हैं। इसके अलावा एक काल बैसाखी, ये मानसूनी पूर्व तूफान है, मानसून से पूर्व तूफान है, यानी जो आपका वर्षा वगैरह आना है ना जून से पहले, या फिर जून के प्रथम सप्ताह के पहले कहिए, या जून के प्रथम सप्ताह में कहिए, यानी मानसून से पूर्व में आ जाता है ये वाला। कौन सा? काल बैसाखी। ये कहाँ पे आता है? आता तो बंगाल में है, लेकिन आसपास के एरिया में भी इसकी असर देखने को मिल जाती है, जैसे बिहार तक भी असर देखने को मिलती है ना। इनके अलावा काल बैसाखी बता दिया था। तमिलनाडु में शीतकाल के दौरान वर्षा होती है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आती है कि तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा किस मानसून से होती है? किस मानसून से होती है? तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं लगाएंगे, यहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून से आपका तमिलनाडु में वर्षा हो जाती है शीतकाल के दौरान, ठीक है। और शीतकाल में वर्षा पंजाब हरियाणा में हो रहा था पश्चिमी विक्षोभ के कारण, है ना। वर्षा मापने वाले यंत्र को हम रेन गेज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेन गेज कहते हैं। इसके अलावा मानचित्र पे दो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? आइसोहाइट रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहाइट रेखा कहते हैं। सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये ऊंचाई के लिए होना चाहिए, लेकिन जो ऊंचाई के लिए होता है वो आइसोहाइप्स होता है ना, आइसोहाइप्स होता है, समान ऊंचाई वाले रेखाओं को मिलाने वाली लाइन मानचित्र के ऊपर। समवर्षा वाले लाइन को अपन आइसोहाइट कहेंगे, ठीक है। तो ये वर्षा से संबंधित और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अपने इंडिया के लिहाज से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित शासकों तथा उनके उपनाम के साथ किसका मिलान सही है? शासक और उनके उपनाम के साथ आपसे मिलान सही पूछ रहा है। तो भैया बलबन को क्या उलुग खान कहते थे? हाँ भाई, बलबन को उलग खान कहते थे। सिकंदर लोदी को कलंदर कहा जाता था? नहीं भाई, कलंदर बाबर को कहा जाता है, न कि सिकंदर लोदी को, ठीक है। तो ये वाला आपको पकड़ा गया और जो गलत है वही चुनना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी जो है यहाँ पे एक सेकंड सही वाला चुनना होगा। फिर निम्नलिखित शासकों तथा उनके उपनाम के साथ किसका मिलान सही है? सही चुनना है भाई, सही चुनना है। तो पहला ही आंसर हो गया आपका सिकंदर लोदी को अपन क्या कहते हैं? कलंदर नहीं कहते हैं, बाबर को कहते हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह को जिले इलाही नहीं कहते हैं, बलबन को कहते हैं। कृष्णदेव राय को आंध्र केसरी नहीं कहते हैं, आंध्र केसरी कहते हैं टी प्रकाशम को। किसे कहते हैं? टी प्रकाशम को कहते हैं। तो ये जो है 3 गलत है और एक आपका सही है। सही कौन सा है? 1 नंबर सही है ना। उलुग खां कहते हैं अपन बलबन को जिले इलाही भी कहते हैं अपन, बलबन को नसरुद्दीन भी कहते हैं अपन। तो इनके कई सारे नाम हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाद बाकी तीनों किसका मैच होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इनके अलावा बलबन गुलाम वंश के प्रमुख शासक हुए। इनकी शासन अवधि डायरेक्ट हिट करता है तो 1266 से 1287, और रजिया की शासन अवधि भी आपसे डायरेक्ट हिट करता है 1236 से 1240, और एक मोहम्मद बिन तुगलक की शासन भी डायरेक्ट हिट करता है 1325 से 51, है ना। ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बलबन के सल्तनत काल में राजत्व का सिद्धांत,
है ना। बलबन ने सल्तनत काल में, यानी गुलाम वंश के जब शासन चल रही थी तो बलबन उनके एक शासक हुए, और बलबन ने क्या क्या गुल खिलाया यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये लाइन से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बलबन जो है राजत्व का सिद्धांत दिया था। इसके कहने का मतलब है कि राजा का जो गरिमा है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था बलबन ने। वैसे भी राजा सबसे विशेष होते हैं किसी भी प्रजा के बीच में, लेकिन फिर भी इनकी जो वैल्यू है ना और भी इसमें चार चांद लगाने का काम किया। कौन? राजत्व के सिद्धांत दिए थे बलबन ने, है ना। नवरोज जो पारसी का नववर्ष है, पारसी धर्म में नववर्ष के तौर पे मनाते हैं नवरोज का त्यौहार, तो इनकी शुभारंभ बलबन ने ही करवाया था। ईरानी परंपरा है सिजदा और पैबोस, है ना, सिजदा और पैबोस है ईरानी परंपरा। ये आपका चालू किया था कौन? बलबन ने चालू किया था। रक्त एवं लौह की नीति कौन चलवाए थे? बलबन ने चलवाए थे। तुर्कान ए चिहलगानी दल जिसका गठन इल्तुतमिश ने करवाया था, इसका जो सर्वनाश यानी फिर फोड़ने का काम जो है बलबन ने करवाया था। यह 40 जो है तुर्क सरदारों का गुट था जिसका गठन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, तोड़ा गया बलबन के द्वारा। सल्तनतकालीन सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज, आपसे डायरेक्ट पूछता है, दीवान ए कोही, दीवान ए बंदगान, दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इंसा, दीवान ए खैरात, दीवान ए अर्ज, ये सब क्या है? आपसे पूछता है ना कि भाई ये सब क्या है, तो इसी में से एक दीवाने अर्ज है। ये दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित रहा था और इसके फाउंडर थे बलबन। एक दीवाने अमीर या दीवाने कोही होता है जो ज़्यादा पूछा जाता है, दीवान ए कोही पूछा जाता है ज़्यादा। ये दीवाने कोही जो है ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है फाउंड किया गया था और ये कृषि सेक्टर से जुड़ा हुआ था। बलबन को जिले इलाही भी कहा जाता है, नीचे लिखा गया है, ठीक है। इस वाले सीरीज में बहुत कॉमन टॉपिक को मैं स्किप कर देता हूं, जैसे मैं टॉपिक वाइज भी पढ़ा दिया हूं या फिर कई बार पढ़ा दिया हूं, ऐसे चीज़ आप नहीं देखेंगे। इनके अलावा सिकंदर लोदी को निजाम खान के नाम से जानते हैं। इन्होंने आगरा शहर की स्थापना करवाई थी। सिकंदर लोदी बादलगढ़ का किला का निर्माण करवाया था, है ना। बादलगढ़ के किला का निर्माण कौन करवाया था? सिकंदर लोदी ने करवाया था। इंडिया में जो आपका चित्तौड़गढ़ का किला है वो कहाँ पे है? आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, वैसे नाम से पकड़ लिए होंगे। गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था कौन? सिकंदर लोदी, है ना, गुलरुखी। इसके अलावा इन्होंने ब्राह्मण से भी जजिया कर लेना स्टार्ट कर दिया था भाई साहब। कौन? सिकंदर लोदी। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है और आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को, ठीक है भाई। कृष्णदेव राय के साथ मिलान किया गया था इसका, तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। भोज मतलब गांव घर में खाना होता है, हम लोग खाते हैं, भोज खाने जाते हैं, ठीक है। और जो आंध्र केसरी है ये टी प्रकाशम को कहा जाता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा, आंध्र केसरी और आंध्र भोज। देखिए कृष्णदेव राय को और भी बहुत सारी चीज़ कहा जाता है, लेकिन आंध्र भोज काफ़ी पॉपुलर है। इनके अलावा कृष्णदेव राय को आंध्र भोज यहाँ पे लिखा है, जो विजयनगर साम्राज्य के तुलुबा वंश के शासक हुए। कृष्णदेव राय कौन वंश के शासक थे? तो तुलुबा वंश के। देखिए विजयनगर साम्राज्य में 4 गो वंश का नाम आता है, संगम है, तुलुबा है ना, सुलुबा है और कौन है? अरबिदू है। कौन है भैया? अरबिदू। मैंने तुलुबा और सुलुबा के संस्थापक नाम याद रखने की कैसा ट्रिक बताया है, दोनों का नरसिंह ही नाम है, बस आगे जोड़ देना है तुलुबा, आगे जोड़ देना है सुलुबा, तो नरसिंह तुलुब और नरसिंह सुलुब इनके संस्थापक हैं। और संगम वंश के कौन है भैया? हरिहर एवं बुक्का, या फिर डायरेक्ट सिंगल में पूछता है तो हरिहर प्रथम, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के पतन के लिए एक युद्ध बताया था, कौन सा? 1565 में तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो है उस समय मैंने आपको बताया था कि भैया ये विजयनगर साम्राज्य के विनाश का कारण यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। देखिए जो कृष्णदेव राय साहब हैं इनके मंत्री परिषद को अष्ट दिग्गज कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। और अष्ट प्रधान जो है ना ये आपका शिवाजी के मंत्री परिषद को कहा जाता था, जो आपका मराठा साम्राज्य के संस्थापक हुए थे। देखिए अमुक्त माल्याद नामक जो किताब हैं ये कृष्णदेव राय साहब लिखे हैं और ये तेलुगु भाषा में लिखे गए थे। एक नागलपुरम शहर की स्थापना जो है कृष्णदेव राय साहब ने ही करवाया था। इनके अलावा बहमनी वंश के फाउंडर अलाउद्दीन बहमन शाह हैं, इन्हें हसन गंगू भी कह लेते हैं, ठीक है भैया। तो ये कुछ उपनाम थे। बाद बाकी जो कलंदर आपने देखा था ऑप्शन में वो बाबर को कहा जाता था, और जो आपका लाख वक्स एक उपनाम है ना ये भी पॉपुलर है, लाख वक्स।
लाख वक्स जो है ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, जो लाखों का दान देने वाला। इनके अलावा 106वां संविधान संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो 106वां संविधान संशोधन आपका हुआ है अभी ट्रेंड में है, हालांकि आरोपित नहीं हुई है लेकिन ये पास हो गया है, ठीक है, ट्रेंड में है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम फिक्स रहेगा कि आ जाएगा ये, ठीक है। तो 106वां संविधान संशोधन जो है इसके कथन देख लेते हैं कि क्या क्या है, कौन सा करेक्ट नहीं है पूछा है, क्या कौन सा सही नहीं है पूछा है। कथन पहला है 106वां संविधान संशोधन को राष्ट्रपति के द्वारा अगस्त 2023 में मंजूरी दी गई थी। ले, यही क्वेश्चन गलत हो गया जी, यही वाला है जो स्टेटमेंट गलत हो गया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए लोकसभा तथा राज्य के विधानसभाओं में 33% कहिए या 1/3 कहिए, बात तो सही हो जाएगा, 1/3 या 33% सीटों का आरक्षण जो है तय किया गया। कथन 3 है शुरुआत में लागू होने से यह 15 वर्ष तक के अवधि के लिए होगी, तो ये बात भी सही है। बाद बाकी ऐसा नहीं है कि 15 वर्ष के बाद इसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, है ना। सब चीज़ सही रहने पे इसकी जो है कार्य का मतलब ये जो अपना ये प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन शुरुआत में 15 वर्ष के लिए तय करा गया है। तो नीचे के दोनों कथन सही हो जाएगा और ऊपर के वो कथन जो है वो गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। महिला संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा 28 सितंबर 2023 को स्वीकृत किया गया था। इसे बाय डेट याद रखिएगा, इसे डेट के साथ याद रखिएगा, क्योंकि मैंने ऐसा जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक होते हैं और उसकी जो स्वीकृति मिली होती है राष्ट्रपति के द्वारा उनके डेट के साथ पूछ लेता है। हो सकता है कि 28, 29, 30, 31 रख दे भैया, कोई बड़ी बात नहीं। तो 28 सितंबर 2023 को महिला संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। भारत में सबसे पहले महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण की बात जो है ये आपका 81वां संविधान संशोधन 1996 में लाया गया था, लेकिन ये पूर्ण रूप से पारित नहीं हो पाया था। तो पहला प्रयास जो महिलाओं का आरक्षण दिलाने का था संसद के अंदर वो कब आया था भैया? 86वां संविधान संशोधन 81वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। 81वां है, 86वां बोला गया था, सॉरी। इसके अलावा राज्य के स्थानीय निकाय अर्थात ग्राम पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो ये बिहार बना था 2006 में। और बिहार जातिगत जनगणना कराने वाला भी पहला राज्य बना था, है ना, जातिगत। और आपने देखा कि भाई जातिगत जनगणना जैसे ही हुआ वैसे ही पार्टियाँ बदल गई, ठीक है। तो ये जातिगत जनगणना जो है बिहार में कराया गया था पहली बार, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अनुच्छेद 330A है ना, अभी जो कैबिनेट में जितने भी मिनिस्ट्री है ना, सबसे ज़्यादा तो मिनिस्टर है ना, सबसे ज़्यादा यूपी के हैं, 10 मिनिस्टर हैं, और दूसरे स्थान पे बिहार का ही है भाई। अभी इंडिया में जो केंद्र में बैठे हैं मिनिस्टर 8 है भाई। इनके अलावा अनुच्छेद 330A के अनुसार लोकसभा में महिला के आरक्षण, है ना, लोकसभा में महिला के आरक्षण से संबंधित आर्टिकल अगर पूछता है तो 330 का ए होगा। और 334A क्या होगा कि भाई जनगणना के आधार पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है कि भाई किस रेशियो में जनगणना के अनुसार, तो आर्टिकल 334A। और लोकसभा में जो आरक्षण मिलेगी महिलाओं को इसके लिए कौन सा आर्टिकल? 330A, ठीक है भाई। तो ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन थोड़ी सी अलग है, ठीक से पढ़ के देखिए। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, है ना। CGL के फर्स्ट शिफ्ट 9 तारीख को था ना भैया, पहला शिफ्ट 9 तारीख को ही था ना, है ना। तो उसमें ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अब साइंस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? मैंने यहाँ पे एक दूसरी अभिक्रिया अपने मन से लिख दिया है क्योंकि ऑप्शन तो होते नहीं है। तो ये CuSO4 + Fe, FeSO4 + Cu, ये रेडॉक्स अभिक्रिया की उदाहरण नहीं है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है भाई? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। मैं आगे पढ़ूंगा, पहले रेडॉक्स अभिक्रिया को समझते हैं क्या होता है। आपको नहीं में आंसर देना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई भी एक रिएक्शन लिख दिया है ना। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है अगर समझते तो आप भी कर पाते, है ना। तो बहुत सारे बच्चे समझते होंगे भैया, बुरा मत मानना, है ना। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण साथ में होती है। अब जरूरी है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है ये पढ़ना है। इसका जो उपचयन अपचयन वाला वर्जन है ना, इसे गलती से भी अपने जबान पे मत लाना, अंग्रेजी के शब्द ही यूज करना इस वाले चैप्टर, यानी अवकरण, ऑक्सीकरण और रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए। नहीं तो अपचयन उपचयन में फंस जाओगे, गलती हो जाएगी, आता हुआ चीज़ गलत करके आ जाएंगे अपन। तो हिंदी वाला वर्ड यहाँ हम यूज नहीं करने वाले। रेडॉक्स जो है रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीकरण होता है ना, और दोनों साथ में होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में रिडक्शन से रीडो लिया गया है और ऑक्सीडेशन से लास्ट के पार्ट लिए गए हैं, दोनों को मिला के रेडॉक्स बनाया गया है। ठीक है, अब ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या अधातु का जुड़ना, जैसे ऑक्सीजन जुड़ गया या फिर कोई नॉन मेटल जो है आपका पदार्थ जुड़ गया, तो ऐसे में किसी मान लीजिए आर में जुड़ गया, तो अगर ये जुड़ा है तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और दूसरी केस क्या है कि हाइड्रोजन का धातु का हटना, हाइड्रोजन हट रहा है या कोई मेटल तत्व हट रहा है तो भी ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन माना जाएगा। तो 4 कंडीशन है। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना या नॉन मेटल का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना या नॉन मेटल का हटना, ये क्या कहलाएंगे भैया, ऑक्सीकरण कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन कहलाएंगे। रिडक्शन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना हो जाएगा या धातु तत्व का जुड़ना हो जाएगा। वहाँ पे कौन जुड़ रहा था, अधातु तत्व जुड़ रहा था और ऑक्सीजन जुड़ रहा था। यहाँ पे हाइड्रोजन और अधातु तत्व जुड़ रहे हैं और जो वहाँ जुड़ रहा था यहाँ निकलेगा ऑक्सीजन या अधातु तत्व का हटना। इसे हम अपन क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझने में, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ही खेल है, एगो में जुड़ता है एगो में हटता है, सिंपल सी बात है, दोनों साथ में होता है तो रेडो अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए मेन है ये वाला, यहाँ से आपसे क्वेश्चन करता है जब आप बड़े बड़े एग्जाम देते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो भैया ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कौन सा कौन है। अब देखिए जिसका रिडक्शन हो गया हो, जिसका अवकरण हो गया हो, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा होता है। ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो हो जाएगा क्या भैया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये दोनों जरूर ध्यान रखने का। वीवीआई पोस्ट है ये, मतलब वीवीआई पॉइंट है ये भाई, है ना, कि भाई जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे। तो जिसका ऑक्सीकरण हुआ हो उसका उल्टा वाला होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका अवकरण हुआ हो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण वाला यानी ऑक्सीडेशन एजेंट होगा। ये लाइन को 2 बार पढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, और नीचे का उदाहरण देखेंगे कुछ दिक्कत ना रहेगा। आइए नीचे का उदाहरण से समझ लेते हैं, दिक्कत खत्म हो जाएगी। 2PbO, ये लेड ऑक्साइड है, लेड का सूत्र Pb होता है, और ये कार्बन के साथ अभिक्रिया करा दिया हमने। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये PbO में से O गायब हो गया है, O जो है गायब हो गया है, तो ऑक्सीजन का हटना कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, अब भी मैंने बताया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा ना, रिडक्शन हो जाएगा यानी अवकरण हो जाएगा। और जिसका रिडक्शन हुआ है वो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब ये वाला आपका कौन सा एजेंट है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ये रिडक्शन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो अभी आपने रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, तो अभी आपने रिडक्शन तो देख लिया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी देखेंगे कहीं ना कहीं। अब देखिए इस कार्बन के साथ जो है O2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन जो हो रहा है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसको अपन कार्बन को क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और इस Pb को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन एजेंट कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर समझाता हूँ। देखिए इस PbO से O हट गया है, अब O का हटना क्या होता है भैया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है। और जिसका रिडक्शन होता है उसको मैंने क्या कहा, यहाँ पे लिख रखा हूँ, जिसका रिडक्शन हुआ हो वो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये वाला जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी Pb जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब यहाँ देखिए कार्बन में आके ऑक्सीजन चिपक गया है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और जिसका ऑक्सीकरण हुआ हो, है ना, जिसका ऑक्सीकरण हुआ हो, ऑक्सीडेशन हुआ हो, वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे आप कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, चलते हैं आगे। इसके अलावा नीचे एक उदाहरण है जिसको मैंने आपका आंसर में लिख रखा था, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और विस्थापित कौन होता है ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है कम अभिक्रियाशील वाले को यौगिक से बाहर निकाल के फेंक देता है। ठीक है मेरे भाई, हाँ, तो ये मैं कहाँ था, ये अभिक्रिया पे था। मैंने कहा कि भाई अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को इस यौगिक से बाहर निकाल देता है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। रेलवे के क्लास में शायद ये पहला क्वेश्चन था जो आज या कल मैंने पढ़ाया था, वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए ये CuSO4 Fe है,
अब इन दोनों में अभिक्रियाशील Fe और Cu में ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो Fe ज़्यादा अभिक्रियाशील है। या इसीलिए क्या किया, इस यौगिक से Cu को बाहर निकाल दिया और खुद का सल्फेट बना लिया, फेरस सल्फेट। ठीक है, ये आगे हम समझेंगे। एक अभिक्रियाशील चेन मैंने रखा है, वहाँ पे आपको एक बार फिर से समझा दूंगा, है ना। देखिए भैया, आप लोगों से अनुरोध है, मैं पढ़ाने वाला सिंगल हूँ, तो मैं जो भी चीज़ आपको अपलोड करूँ कंटेंट, वो ज़रूर देखा कीजिए। हमेशा आपके हित में बात करता हूँ। मैं आपको ये भी बता दिया हूँ, ये सीरीज चला दिया हूँ, है ना। अगर मैं इसे डायरेक्ट GD का नाम देते तो हज़ारों बच्चा आ जाता, लेकिन मुझे इस बार हज़ारों बच्चे नहीं चाहिए, मुझे इस बार सेलेक्टिव बच्चे चाहिए जो पास हो जाए और मेरा नाम जो है ना थोड़ा सा आ जाए मार्केट में, क्योंकि अब मुझे भी टीचर बनने की झलक है, मतलब ललक है। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो आखिरी के 10 बच्चे भी पढ़ेंगे ना, उसी शिद्दत से पढ़ाऊँगा। तो आप लोग मजाक हल्के में न लें, जो चीज़ अपलोड करता हूँ उसे ज़रूर देखिए, जो कंटेंट खरीदे उसे ज़रूर पढ़िए, एक बार खोल के देखिए, आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है मेरे भाई, ये विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी मैंने बताया। अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है कम अभिक्रियाशील तत्व को धक्का मार के बाहर कर देता है रिएक्शन से, ये है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में हमेशा ये बता ही दिया था किसे कौन विस्थापित करेगा, अधिक अभिक्रियाशील कम वाले को। ये जो अभी जो क्रियाशीलता का क्रम है ना, ये मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, रखा हूँ एक चीज़, वहाँ पे बात कर लेंगे फिर से। BCCI के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो R ग्रैंट गोवन को चुना गया था। R ग्रैंट गोवन पहले ही बता रखा है बहुत दिन से। देखिए BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी, मुख्यालय इसका जो है बम्बई के अंदर है। क्रिकेट की घरेलू सीरीज जो भी होती है ना, जो भी सीरीज आपका घरेलू वाली होते हैं, पूर्ण रूप से जिम्मेवार है ये संस्था उन्हें ऑर्गेनाइज कराने के लिए। जैसे रणजी ट्रॉफी हो गया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी हो गया। तो ये जो भी घरेलू है इनकी जो है कौन करवाता है, तो ये BCCI के द्वारा करवाया जाता है। जितने भी ट्रॉफियां हमने लिखा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आती है कि किसके नाम पे पड़ा, कौन से किस फॉर्मेट का खेल है, सब चीज़ बता रखा है 30 सीरीज ई बुक वगैरह हर जगह, तो आप लोग जो है पढ़िएगा, है ना। इसके अलावा प्रथम अध्यक्ष R ग्रैंट गोवन तथा प्रथम भारतीय अध्यक्ष सिकंदर हयात खान थे। कौन थे भैया? सिकंदर हयात खान। इंडियन ओलंपिक कमेटी IOC की स्थापना 1927 में सर दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था, और दोराबजी टाटा साहब ही प्रथम अध्यक्ष थे IOC के अंदर। प्रथम महिला अध्यक्ष PT उषा मैडम बनी थी। एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम या फिर जो भी इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता होती है जिसमें बाहर जाना पड़ता है ना, तो उस खेल में जो आपका एथलीट वगैरह होता है, इनका चयन करना इत्यादि इनका प्रमुख काम है। किसका? इंडियन ओलंपिक कमेटी IOC का। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1984 के अंदर हुआ था। अब इसमें पदेन अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री को ही जानते हैं, इन्हें ध्यान रखिए। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये कहाँ पे है? ये पटियाला के अंदर है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे भैया? ये पटियाला के अंदर है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, हरमन कोलवे ने किसका संश्लेषण की एक विधि खोजा था? हरमन कोलवे आदमी का नाम है, किस चीज़ के संश्लेषण के लिए एक मेथड का इजाद किया था? तो ये है भैया एसिटिक एसिड। कौन है भैया? एसिटिक एसिड। कौन है? एसिटिक एसिड की जो आपका संश्लेषण है, इनके लिए एक मेथड का इजाद किए थे कौन? हरमन कोलवे 1845 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखेंगे हरमन कोलवे को। इनके अलावा रदरफोर्ड ने 1899 में थॉमस रॉयट्स के साथ, ये भी आदमी का नाम है, मिलकर साबित किया था कि अल्फा कण हीलियम आयन उत्पन्न होते हैं। जो अल्फा कण होते हैं वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, हीलियम आयन देते हैं। तो ये किन्होंने पता लगाया था? रदरफोर्ड ने। किसके साथ? थॉमस रॉयट्स के साथ मिलकर। ठीक है, अर्थात अल्फा कण पॉजिटिव होती है। रदरफोर्ड को 1908 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। रदरफोर्ड ने यह भी साबित किया था कि परमाणु का केंद्रक नाभिक में स्थित होती है। ये भी बात रदरफोर्ड के द्वारा ही बताया गया था। अब ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि यहीं से ये लाइन उठा लेगा और आपको तब पूछेगा कि भाई, आपसे पूछेगा कि अल्फा कण पॉजिटिव होती है, इस बात की पुष्टि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अमुक ईस्वी में किए थे? इतने लंबा चौड़ा लिखा होता है, तो आपको अगर क्लू पता है तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा परमाणु की संरचना, और बात तो सही ये है कि जो CGL की मेंस होती है या फिर कोई भी एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन वैसे होते हैं जो पहली बार एग्जाम में छप रहे होते हैं, पहली बार लोग देख रहे होते हैं, पहली बार सुन रहे होते हैं। तो हमको 25 में 25 नहीं चाहिए, हम 22 वाले हैं, 25 में से 22 तक पहुँचने के लिए बेकरार हैं। ठीक है मेरे भाई। ठीक है,
चलिए 22 हो गया, बहुत हो गया ना जी, 25 में 25 थोड़ी है, 2-3 तो छोड़ने लायक होता है, जो नहीं छोड़ेगा दिमाग किस्मत साथ दे दिया तो ठीक है, नहीं तुक्का लगाया तो सीधे नीचे गिर जाएंगे, सांप सीढ़ी की खेल हो जाएगी, है ना। परमाणु की संरचना पर काम करने के लिए 1922 में नील्स बोर साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जेम्स चैडविक ने 1932 में, इनसे एक क्वेश्चन आने वाले दिन में खतरनाक बनेगा कि जिस प्रकार से आपका चार्ल्स डार्विन से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, अगर आपको याद हो कि चार्ल्स डार्विन ने किस पौधे का जो है उपयोग किए थे अपने प्रयोग के लिए, तो मटर का पौधा का उपयोग किया था। कई बार आपने ये क्वेश्चन अटेंड करा होगा। उसी प्रकार से जेम्स चैडविक साहब के नाम से पूछेगा कि किस धातु के पत्थर के, है ना, प्रयोग करके जो है न्यूट्रॉन कण का पता लगाया था चैडविक, तो आप कहेंगे बेरेलियम, है ना। जेम्स चैडविक ने 1932 में बेरेलियम की एक बहुत पतली शीट पर अल्फा कण विकिरण से बमबारी किया, तो इन्होंने देखा कि एक नई कण उत्सर्जित हो रही है जिसमें कोई भी जो है आवेश नहीं है, तो उसका नाम दिया गया न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है मेरे भाई। और इसी कारण इन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बॉस कंडेंसेट, जो बॉस कंडेंसेट होता है ना, बॉस एक्चुअली ये बॉस लिखा गया है ना, कोई यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं भाई, बॉस है ना, बॉस लिखना, जो आपका सरनेम होता है वो बॉस है। बॉस कंडेंसेट भारतीय मूल के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है ना, यहाँ पे, क्योंकि जगदीश चंद्र बसु भी है अपने इंडिया के ही वैज्ञानिक थे, ठीक है भैया, तो यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बोस के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इस प्रकार की परिकल्पना जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के मन में 1924 के माफ़ कीजिएगा 1824 में ही आया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 1924 होगा जी, 1824 नहीं होगा, क्योंकि 1905 में ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है, 1924 में आया था अल्बर्ट आइंस्टीन के मन में इस प्रकार की चीज़, है ना, बोस कंडेंसेट वाला। इनके अलावा निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन साहब दिए थे, ध्यान रखिएगा, है ना, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत अपन कहते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था फाउंड बिहार में प्रांतीय किसान सभा का 1929 में। उसी के 7 साल बाद 1936 में ऑल इंडिया अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही इस बार यूपी के राजधानी लखनऊ के अंदर करे थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, दोनों बात आपको ध्यान रखना है ना भैया। इनके अलावा मित्र मेला ये 1899 में गठन किया गया था और अभिनव भारत 1904 में। दोनों के फाउंडर कौन है? बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर साहब है, और ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र के अंदर होती है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके अलावा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किए थे, और कहाँ पर किए थे? तो लंदन में किए थे। लंदन कहाँ पे है? हमारे गांव के बगल में है, इंग्लैंड में, ठीक है। इनके अलावा अच्छा, पहले रेलवे पूछता था ये लंदन किस नदी के किनारे है, अब नहीं पूछते हैं, है ना, टेम्स नदी के किनारे है ना लंदन शहर, टेम्स नदी। अनुशीलन समिति का गठन 1960 में कौन किए थे? बारिंद्र कुमार घोष तथा आपका सतीश चंद्र बोस, ये दोनों मिलके जो है अनुशीलन समिति का जो है गठन करे थे। नौजवान सभा पहले भी बता चुके हैं हम, नौजवान सभा का गठन 1926 में भगत सिंह साहब के द्वारा किया गया था। भगत सिंह साहब से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखना स्किप किया है क्योंकि मैंने कई बार आपको पढ़ाया, हर जगह मिलेगा आपको। जैसे असेंबली में बम कब फेंके, जो फांसी पे सजा हुई तो सजा सुनाने वाले कौन थे, उनके साथ जो सहयोगी थे वो कौन थे, है ना। तो ये भगत सिंह साहब से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आंसर है, ये आपको मिलेगा उधर। फिर भी मैं मौखिक रूप से बता देता हूँ। नौजवान सभा गठन 1926 में किए थे। भगत सिंह साहब 1928 में असेंबली में बम फेंके थे, 8 अप्रैल का दिन था। इनके अलावा जो भगत सिंह साहब को फांसी हुआ तो सभी को पता है, सुखदेव और राजगुरु के साथ में दिया गया था। इनके अलावा भगत सिंह साहब को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। भगत सिंह साहब के द्वारा लिखे गए किताबों में मैं नास्तिक क्यों हूँ प्रमुख हैं। भगत सिंह साहब का जन्म वर्तमान पाकिस्तान प्रांत में गांव बंगा में हुआ था। तो ये सब बात जो है आपको ध्यान रखना है। पंजाब होगा, पंजाब बंगा, है ना, ठीक है ना, प्रांत, हाँ प्रांत सही है। वर्तमान समय में भारत के पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है? अभी जो मंत्रालय है इसे आपको देख के जाना है, और 2 चीज़ और हिंट देता हूँ जिनको आगामी एग्जाम देना है। एक तो आपको डिप्टी सीएम पढ़ के जाना है, डिप्टी सीएम पढ़ के जाना है। विधानसभा में जो अध्यक्ष है एट अ टाइम, ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा विधानसभा में, इसको छोड़िए। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इन्हें भी पढ़ लेना है अभी इंडिया के लिहाज से। सीएम तो पढ़ना ही है,
क्योंकि ऐसा देखा गया है पिछले कुछ एग्जाम से कि भाई एसएससी ने कुछ ऐसे क्वेश्चन पे चोट किया, पहले मुख्यमंत्री पे किया, फिर उप मुख्यमंत्री पे किया, अब आने वाले समय में हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन पे करेंगे। तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वर्तमान समय में भारत के पंचायती राज मंत्रालय राजीव सिंह है, ललन सिंह इसे ही कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा यहाँ पे जो है अभी का 3.0 कार्यकाल में कौन क्या मंत्री है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रख दिया हूँ। मनोहर लाल खट्टर ये भाजपा से हैं। ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय कुमार HD कुमारस्वामी ये आपका भारतीय भारी उद्योग से है। पीयूष गोयल साहब वाणिज्य मंत्रालय हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय, जीतन राम मांझी ये आपका जो है MSC मंत्रालय। राजीव रंजन जो अभी आपने देखा, ललन सिंह नाम है इनका, ये आपका जो है पंचायती राज, पहले गिरिराज सिंह हुआ करते थे, ध्यान रखेंगे क्योंकि वो गिरिराज सिंह पूछा गया है इसीलिए ये भी पूछा जाएगा। इनके अलावा सर्बानंद सोनेवाल भाजपा के जहाजरानी मंत्रालय है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जितेंद्र सिंह को पूछा गया था इस वाले एग्जाम में, तो अब जरूरी थोड़ी है कि फिर से रिपीट होगा, तो इसे बदल दिया हूँ, सिंपल। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भाजपा न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय। राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्रालय। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले के मंत्रालय। तो ये कुछ मिनिस्ट्री के वर्तमान मंत्री है, इन्हें ध्यान रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में हुए थे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित। इनके अलावा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर आपसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ये आपका 1973 में आया था, और प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया था। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में आया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन PC महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में हुई थी। योजना आयोग का गठन 1950 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के? जवाहरलाल नेहरू। ऑब्वियसली जो प्रधानमंत्री होते थे वही योजना आयोग में अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में भी जो नीति आयोग है उसमें प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के लिए तय किया गया था। तो ये कुछ आपका जो है लगातार इस भी आपको ध्यान रखना है। 1948 में जो उद्योग धंधा को बांटे गए थे वो कितने भागों में बांटे गए थे? तो 4 भागों में। और दूसर की बार जो 56 में हुआ उसमें 3 भागों में। भारत में पहली नदी घाटी परियोजना कौन सा? दामोदर नदी घाटी परियोजना कब लगाया गया था? 1948 ईस्वी के अंदर लगाया गया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का हुआ था। किसके समय में हुआ था? इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था? 1980 में हुआ था। कितने बैंकों का हुआ था? 6 बैंकों का हुआ था। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। भारत में पहली एशियाई खेल कब हुआ था? 1951 दिल्ली के अंदर हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था? 1982 के अंदर हुआ था और दिल्ली के अंदर ही हुआ था, ठीक है। इनके अलावा एशियाई खेल की शुरुआत 1951 दिल्ली से ही हुआ था, तो शुरुआती इवेंट ही हुआ था। निम्नलिखित में से किसके मात्रक के साथ किसका मिलान सही नहीं है? सही नहीं है वो पूछा है भैया, मात्रक और उनके जो है चीज़ है ना। ज्योति तीव्रता का कैंडिला CD सही होता है। विद्युत धारा एम्पियर सही होता है। पदार्थ की मात्रा किलोग्राम, प्रतिरोधकता ओम मीटर, इन दोनों में कौन सा सही है? तो पदार्थ की मात्रा जो है ये मोल के द्वारा मापा जाता है, न कि किलोग्राम के द्वारा। किलोग्राम के द्वारा अपन द्रव्यमान मास को मापते हैं ना, मास का मात्रक है किलोग्राम, न कि पदार्थ की मात्रा का। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है ये मोल है, जिसे अपन एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक, अगर खाली प्रतिरोध रहता ना, इतना मैं ता शब्द मिटा दूं तो इसका आंसर हो जाएगा ओम, है ना। लेकिन अगर प्रतिरोधकता का मात्रक पूछ रहा है तो आपका ओम मीटर ही आंसर सही होगा। तो ये अपने आप में सही मिलान किया गया है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। किसी परमाणु या आणविक द्रव्यमान के 1 ग्राम को मोल कहते हैं, और 1 ग्राम मोल का वैल्यू डायरेक्ट याद रखना है 6.2022, अब पावर आपका हो जाएगा 23, ठीक है। पावर कितना हो जाएगा? 10 के पावर 23 हो जाएगा। ये 1023 नहीं है भाई, ये 10 के पावर 23 है, इसे हम 10 के पावर 23 करके देंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। ये आप जो है चिंता मत कीजिए, हम इसको 10 के पावर 23 कर देंगे, है ना। या फिर यहाँ पे ऊपर में मैं स्क्वायर टाइप से लगा दूंगा ताकि आपको समझ में आए, है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट आंकड़ा पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि ये पूछे जाते हैं, एक प्लैंक कांस्टेंट के मान पूछे जाते हैं डायरेक्ट, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये 1 मोल बराबर इतना होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु या अणु, और इसे ही अपन एवोगाड्रो संख्या भी कह देते हैं, दोनों सेम होते हैं। विद्युत धारा को अमीटर में मापा जाता है। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। किसी विद्युतीय परिपथ में धारा के प्रवाह को मापने वाली जो यंत्र होती है उसे गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर परिपथ में फिक्स कर दिया जाता है। अमीटर अपना फिक्स नहीं होती, बाहर से अपन लेते हैं वोल्ट, मतलब करंट, है ना। इनके अलावा करंट मापने वाले को अपन मल्टीमीटर से करंट भी माप सकते हैं। मल्टीमीटर से कई चीज़ मापते हैं क्योंकि उसका नाम ही है मल्टीमीटर। इनके अलावा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। आधारी मात्रक या बेसिक यूनिट की संख्या कितने होते हैं? 7। इसी पे जो है आपका सभी चीज़ डिपेंड करता है ना,
कैसे, चलिए पहले बेसिक देख लेते हैं। लंबाई होता है इसका मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान मास का होगा किलोग्राम, समय का होता है सेकेंड, ताप का होता है केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ के मात्रा का मोल। तो यही वो 7 जो है आपका बेसिक इकाई है, इसे ध्यान रखिएगा। इनके अलावा पूरक मात्रक क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट 2 हैं, एगो तो कोण है, एगो ठोस कोण है और एगो समतल कोण है। समतल कोण का मात्रक होता है सीधा सीधा रेडियन, ठोस कोण का मात्रक होता है आपका एस्टेरेडियन। तो इन दोनों को भी ध्यान रखिएगा। इनके अलावा ओलंपिक के नियमों के अनुसार मैच की तीसरी बारी में या फिर पारी में जब कोई पक्ष डॉट 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 पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी को कोर्ट की साइड बदल लेते हैं या चेंज करना होता है। नहीं समझे, जैसे मान लीजिए क्रिकेट में ओवरवा ख़त्म हो जाता है तो जो बैट्समैन उस साइड से बॉल बैटिंग कर रहा था इस साइड से, अब इस साइड चला जाएगा, है ना, स्ट्राइक पे दूसरा आ जाता है। तो ऐसा जो है ऐसे ही आपका बैडमिंटन खेल में होता है। आप सभी जानते हैं कि बैडमिंटन खेल जो है 21 पॉइंट के लिए 3 सेट खेल खेले जाते हैं, जो प्रत्येक सेट 21 पॉइंट के लिए होते हैं। तो 2 सेट जब खेला समाप्त हो जाता है और तीसरे सेट का जब खेल स्टार्ट होता है और मान लीजिए ये 2 पक्ष ए और बी है और ये तीसरी सेट की गेम हो रही है, ए वाले को अगर 11 पॉइंट तक ये पहुंच गया है तो अब संभावना क्या नियम है, ए इधर आ जाएगा और बी इधर चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बैडमिंटन का नियम है, ध्यान रखिएगा, है ना। इससे पहले जब 2 पारी और हुई रहती है, तीसरी पारी से पहले 2 पारी और हुई रहती है ना, तो भैया तो भी आपका जो है एक्सचेंज करना पड़ता है घर को, ठीक है। तो ये है बैडमिंटन। इनके अलावा पहले और दूसरे पारी के समाप्ति पर भी कोर्ट की साइड बदली जाती है, यही चीज़ लिखा है। बैडमिंटन 21 अंकों का खेल है ना, ये भी लिखा है। बैडमिंटन खेल की मैदान की लंबाई 13.40 मीटर या 44 फीट है। यह डबल और सिंगल दोनों के लिए समान होती है। लंबाई जो है ये टेनिस में, बैडमिंटन में युगल हो, डबल हो, सिंगल हो, दोनों के लिए सेम रहती है। फ़र्क आता है चौड़ाई के अंदर, ठीक है मेरे भाई। तो बैडमिंटन खेल में भी लंबाई जो है सिंगल या डबल के लिए सेम है, 13.40 मीटर। इसे अपन फीट में कन्वर्ट करेंगे 44 फुट हो जाएगा। इनके अलावा बैडमिंटन खेल की जो चौड़ाई है एकल प्रतियोगिता के लिए 17 फीट है और डबल प्रतियोगिता के लिए 20 फीट है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। 17 फीट वाले को जो है ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, 17 फीट वाले के लिए आपका 5.18 मीटर और 20 फीट वाले के लिए 6.1 मीटर है। आमने सामने वाले कोण की लंबाई 14.72 मीटर होता है। तो यहाँ से आपको बैडमिंटन खेल की लंबाई चौड़ाई याद रखना है। लंबाई तो एक ही होता है लेकिन चौड़ाई अलग अलग है, तो चौड़ाई याद रखिएगा, लंबाई 44 फुट याद रखना है। चलते हैं आगे। अच्छा, बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाली जो नेट की चौड़ाई होती है ये 20 फुट होती है और नेट की जो ऊंचाई होती है ये 2 फीट 6 इंच होती है, ये ध्यान रखना है। इनके अलावा बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाली पोल की ऊंचाई ज़मीनी लेवल से 1.55 मीटर होती है, जहां पे नेट टंगी हुई होती है। और नेट का जो निचला हिस्सा होता है थोड़ा इस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़मीन के साइड ज़्यादा झुका हुआ होता है, तो ऑब्वियसली जो है यह इसके तुलना में ये आपका कम हाइट पर होगा, तो इसीलिए 1.55 मीटर पोल की ऊंचाई कहेगा। तब अब बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाली नेट का निचला हिस्सा कहेगा तो भैया 1.52 मीटर हो जाएगा, है ना। देखिए नेट से ऐसे पोल से बंधा रहता है नेट, तो ये नेट का ऊपर का हिस्सा हुआ और ये जो नेट का निचला हिस्सा होता है ना ये हो जाएगा 1.52 मीटर, ठीक है भाई। तो ये बैडमिंटन का कुछ पैमाना है जो आपके सामने है। बाद बाकी आपका जो स्पोर्ट्स वाला क्लास है टॉपिक वाइज में जाके अच्छे से देख लीजिए, सारा दिक्कतें दूर हो जाएगी। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पद के लिए कौन सा एक शर्त नहीं है? पहला शर्त है कम से कम 35 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए। जी एकदम सही है, आप 35 वर्ष की उम्र पूरा किए हो तभी आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन सकते हो। राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा में सदस्य हो। राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र सीमा नहीं है। तो पहला और तीसरा तो सही है लेकिन दूसरा एकदम गलत है। दूसरा इसलिए गलत है कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि भाई राष्ट्रपति एक ऐसे पद हैं जो किसी भी सदन की सदस्यता को नहीं रखते हैं, ठीक है भाई। अगर है भी सदस्यता तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व भी इस्तीफा देना पड़ता है, तो ये ध्यान रखना होगा, ठीक है मेरे भाई, है ना। तो राष्ट्रपति के लिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी है कि वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो, परंतु यह जरूरी नहीं है कि वह लोकसभा का सदस्य हो या फिर संसद या फिर राज्य के विधायिका का सदस्य हो, यह नहीं होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति को रहना ही नहीं है ऐसा। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भी इस्तीफा देना पड़ता है अगर हैं भी तो, ठीक है। नीचे यही चीज़ लिखा है, भारत के राष्ट्रपति,
है ना। भारत के राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का अथवा राज्य के विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व भी सदन में त्यागपत्र देना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब किसी भी जगह का सदस्य नहीं होगा राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जो है लोकसभा में सदस्य चुने योग्य की जो अर्हता है वैसा होना चाहिए, योग्यता रखते हो, है ना। राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, संसद के अभिन्न अंग होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक के साथ साथ मृत्युदंड को माफ़ करने वाले एकमात्र अधिकारी होते हैं। अगर मृत्युदंड किसी ने दे दिया है तो भाई कोई नहीं माफ़ कर सकता, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो माफ़ी हो सकती है आर्टिकल 72 के अनुसार। इनके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, ये पॉइंट काफ़ी आपके एग्जाम में छपती है। तो भैया देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा, और जहाँ भी यूटी के अंदर आपका विधानसभा है, जैसे यूटी के अंदर 2 जगह विधानसभा, एक तो दिल्ली में है और एक पुदुचेरी में है ना। तो सभी राज्य के विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा, साथ ही साथ संसद जो होता है अपना लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। अर्थात जो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा डिप्यूट किए जाते हैं, ये भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना। इनके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 के अनुसार संसद के किसी भी सदन में स्टार्ट किया जा सकता है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। राष्ट्रपति 143 के अनुसार जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श प्राप्त करते हैं, लेकिन यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो माने चाहे तो न माने। भारत में चुने गए एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। और सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। देखिए, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन और चांदी, इनमें से ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन, कम अभिक्रियाशील पूछा है, सॉरी, कम अभिक्रियाशील कौन है? तो एजी हो जाएगा। अभी जो आपने ऊपर विस्थापन अभिक्रिया देखा था, जहाँ समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, ये है अभिक्रिया चेन, अभी रेलवे में भी मैं पढ़ाया था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि आप लोग जो है थंबनेल और एडवर्टाइज पे ज़्यादा विश्वास करते हो, है ना। देखिए, ये है अभिक्रियाशील समूह, ये जितने ऊपर हैं उतने ज़्यादा अभिक्रियाशील है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, डाउन टू अर्थ होंगे, वैसे क्या होगा, इसकी अभिक्रियाशीलता जो है कम हो जाएगा। इसीलिए देखिए, आदमी को गंभीर होना चाहिए। ये जो सोना है ना, ये बहुत कम अभिक्रियाशील है, लेकिन कितने महंगा है, ठीक है। तो गुण होनी चाहिए भैया, है ना। ठीक है, तो ये आपका जितने नीचे आएंगे अभिक्रियाशीलता घटेगा। जो आपका ऊपर रिएक्शन था वो कौन सा था? कॉपर सल्फेट का था, किसके साथ? फेरस के साथ था। इधर कौन सा बन गया था? फेरस सल्फेट बन गया था, FeSO4, और कॉपर को हमने कर दिया था बाहर। तो यहाँ पे देखिए, कॉपर हटा है, मतलब कॉपर और फेरस में ज़्यादा अभिक्रियाशील फेरस होगा, इसीलिए फेरस ने कॉपर को हटा दिया। यहाँ रहा आपका फेरस और कॉपर रहा यहाँ पे। तो देखिए, ऊपर है ना फेरस, तो फेरस ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अभिक्रियाशील है, आपका ग्राफ है, आप इसे जरूर देख लें। सोना और चांदी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है। मुक्त अवस्था मतलब सीधे शुद्ध मिलता है, डायरेक्ट ओर के रूप में नहीं मिलता। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। कौन भैया? चांदी। धातु का गुण क्या होता है? तन्यता या आघात वर्धन्यता। आघात मतलब होता है चोट प्रहार, वर्धन्यता मतलब उससे विस्तार होती है, न कि टूट जाती है। तो आघात वर्धन्यता, तन्यता, ये सब धातु की विस्तार मतलब है ना। और जो अधातु का प्रॉपर्टीज होते हैं, ये आपका क्या? भंगुरता होता है, तुरंत ब्रिटल होता है, नाजुक होता है, टूट जाते हैं, मारो हथौड़ी फूट जाए, मतलब टूट जाएगा। इनके अलावा भारत में हाई कोर्ट के अनुच्छेद प्रयोग कर रिट जारी करते हैं 226। ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए है ना, 226। अब देखिए, कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले इंडिया में होता है 1862 में। उसी साल जो है बम्बई और मद्रास में भी होता है, लेकिन 3 में से कोई ना कोई पहले तो हुआ होगा, तो वो है कोलकाता, ठीक है। वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। सबसे नवीन उच्च न्यायालय आपका आंध्र प्रदेश का है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, जो रिटायरमेंट जो एज होती है 62 वर्ष है। तो चलो, किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने होंगे यह संख्या फिक्स नहीं होते हैं, खाली सर्वोच्च न्यायालय में फिक्स है 34 होंगे, ठीक है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में जो एज है रिटायरमेंट एज न्यायाधीशों का, वो 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय का गठन आर्टिकल 214 से होता है और 226 से रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन सबसे पहले इंडिया में 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार किया गया था, फोर्ट विलियम परिसर में। इसके अलावा आज़ादी के बाद 1950 में आपला क्या आया भैया? सुप्रीम कोर्ट आए, है ना। और पहला न्यायाधीश जो थे मुख्य कौन थे? जस्टिस हीरालाल कानिया साहब। अभी जो है न्यायाधीश आपका DY चंद्रचूड़ साहब हैं, जो 50वें क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी,
है ना। सर्वोच्च न्यायालय में फातिमा बीवी, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, विक्रम सेठ की माता, है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 आर्टिकल के अनुसार होता है, 129 के अनुसार रिकॉर्ड अभिन्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय। ये रिकॉर्ड क्या होता है ना, रिकॉर्ड क्या होता है, मैंने कई बार बता चुका है। जस्ट मान लीजिए कि अनुकरण करने के लिए, जिस मामले में जिस सज़ा के लिए जिस गलती के लिए जितनी सज़ा दी है सुप्रीम कोर्ट, उसे सहेज के रख लिया जा सकता है और उससे जो नीचे की कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट वगैरह, हवाला देते हुए जो है फैसला तुरंत कर सकते हैं, है ना। तो ये रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाएगा आर्टिकल 129 के अनुसार। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 का प्रयोग कर रिट जारी करते हैं, जो मौलिक अधिकार में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान का आत्मा माना है, आर्टिकल 32 को। सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसला को रिव्यू लेते हैं 137 के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान समय तक अधिकतम जजों की संख्या 34 है, 1+33। अनुच्छेद 50 के अनुसार क्या होता है कि भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग अलग हैं। इनके अलावा है नई शिक्षा नीति 2020 नेप किस रिपोर्ट समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। तो जो नई शिक्षा नीति है नेप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये है आपका डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन समिति के जो है रिपोर्ट पे आधारित। भारत में पहली बार शिक्षा नीति कब लागू किया गया था? 1968 में। किसके समय? इंदिरा गांधी के समय। और उस समय जो कमेटी काम किया था उनका नाम है कोठारी आयोग। क्या नाम है भैया? कोठारी आयोग। ये आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार जब लागू हुआ था 1968 में, उनमें रिपोर्ट सौंपे थे। इनके अलावा भारत में दूसरी बार शिक्षा नीति 1986 में आया। देखिए 8-6 में डिफरेंस अलग अलग कर देना है तो याद रखने में सहूलियत है। 1968-86 1986 में जो शिक्षा नीति आया, यह आया राममूर्ति समिति के अनुसार। पहला वाला किसके, अभी जो आया कस्तूरी रंगन, दूसरा मतलब इससे पहले राममूर्ति, और सबसे पहले आया था कोठारी आयोग वाला। जो अभी मतलब जो इससे पहले शिक्षा नीति था 1986 वाला, वो किस पे, इसका स्ट्रक्चर क्या था? 5+2+3, जिसमें हम लोग पढ़े हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं? मैट्रिक कर लो, फिर 2 साल का इंटर और 3 साल का ग्रेजुएशन, है ना। आज ऐसा नहीं है, 5-3-3 इस प्रकार से है आज, है ना। इनके अलावा जो MFI NBFC का सुझाव दिया था, ये कौन है भाई? मालेगाम समिति। मालेगाम समिति जो है माइक्रो फाइनेंस का एक नए टर्म NBFC का सुझाव दिया था। सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क उद्योग संघ एक संगठन है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को सुदृढ़ विकास के दिशा में काम करना है। तो ये भी जो है MFI से जुड़ा हुआ टर्म है। भारत में सूक्ष्म वित्त कंपनियों को RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के अनुशंसा पे 1982 के अंदर हुआ था, है ना। तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। GST जिसे भारत में 2017 में लागू किया गया था, यह विजय केलकर समिति के अनुसार जो है। इनके अलावा GST की न्यूनतम स्लाइड 0% है, मैक्सिमम इंडिया में भी 28% है, बीच का छूट गया 5-12-18। भारत में GST के लिए संविधान 101वां है। GST 4 प्रकार के होते हैं, है ना। और GST इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। गरीबी रेखा से संबंधित सुरेश तेंदुलकर समिति है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठन किया गया था हंटर समिति का, ये भी पूछा जाता है आज भी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता है? तो चीनी का उत्पादन करने में अव्वल जो है ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वर्तमान में चीनी, गन्ना, गेहूँ, ये तीनों चीज़ का जो है, दूध, है ना, गेहूँ, दूध, गन्ना, चीनी, है ना, तो ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। मसान होली हो गया, लठमार होली हो गया। लठमार होली अलग से इस शिफ्ट में पूछा गया था, मैंने स्किप किया है इसे। मसान होली, लठमार होली, चरकुला डांस, कजरी, देव दिवाली, खिचड़ी, ये सभी के सभी कहाँ पे होते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख आकर्षण भीतरगांव का मंदिर, ये कहाँ पे है? ये कानपुर के अंदर है ना। आगरा का ताजमहल, है ना, आगरा का ताजमहल जहाँ पे ताज महोत्सव लगती है। आगरा का किला जिसे अकबर ने बनाई थी, और आगरा के किला में ही आपका शीश महल और मोती मस्जिद है, ये बनाए थे शाहजहां ने, है ना। रत्नेश्वर महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, जय हो भगवान, ये कहाँ पे? ये बनारस के अंदर है। इनके अलावा वर्तमान समय तक देश के सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है इंडिया में, अन्य स्टेट के तुलना में। जनगणना 11 के अनुसार सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की है। भारत में सबसे अधिक कोयला का खनन वर्तमान में कौन करता है? छत्तीसगढ़। और कोयला का सबसे अधिक भंडारण कहाँ पे है? झारखंड के अंदर। वर्तमान समय में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश करते हैं, है ना। वर्तमान समय में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन उड़ीसा राज्य करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इसके अलावा खेतरी बेल्ट जो है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी बेल्ट है या फिर खेतरी,
है ना। तो ये है आपका तांबा के लिए, है ना। इसके अलावा मलाजखंड, ये बालाघाट मलाजखंड ये मध्य प्रदेश में है, तांबा के लिए है। कोलार स्वर्ण खदान कर्नाटक में है, सोना के लिए है। बैलाडीला लोहा छत्र ये छत्तीसगढ़ में है ना। तालचेर भारी जल के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा में है। जनगणना 11 के अनुसार जिन्होंने कोई भी अपना धर्म नहीं बताया, है ना, तो उसका परसेंटेज कितना है। यहाँ से क्वेश्चन मैंने पिछले बड़े एग्जाम में CHSL में भी देखा था, CPO में भी देखा था, तो आने वाले एग्जाम में भी देखेंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है कोई भी धर्म नहीं बताया ऐसे व्यक्तियों की प्रतिशतता थी मात्र 0.2%। अब देखिए 2011 में टोटल जनसंख्या कितना 121 करोड़, जिसमें हिंदू की आबादी कितनी थी मैंने बताया, याद रखने का ट्रिक 79, है ना, 79.8 के समीप था, है ना, 79.8, है ना, इतना था। यहाँ पे कहीं लिखा, यहाँ लिखा होगा। मुस्लिम की आबादी 17.22 था, है ना, माफ़ कीजिएगा 14% था, 17.22 तो करोड़ हो जाएगा जी, एक सेकेंड। जो इस्लाम धर्म की आबादी थे ये 14.2% थे। बाद बाकी जो है छोटे छोटे परसेंटेज में है, जैसे आपका सिख हो गया 2.3%, ईसाई हो गया 2.3%, सिख हो गया 1.7%, है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया है ये है भैया, धर्म नहीं बताया गया, ये लोगों की संख्या है 0.2% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी धर्म नहीं बताया, ठीक है। कुछ अन्य धर्म को मानते हैं जिनकी काउंटिंग नहीं है, वो है 0.7%, है ना। सबसे ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं जैन धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग हैं 0.4%, बौद्ध धर्म के लोग हैं 0.7%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंगी को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है। तो पुमंग और जयांग दोनों युक्त फूल जो है ये आपका उभयलिंगी, नाम से स्पष्ट आप सभी जानते हैं। पुरुष जनांग को जो है पेड़ पौधों में पुमंग कहते हैं, और मादा को जयांग कहते हैं, या फिर स्त्री केसर कहते हैं, और पुमंग को जो है आपका क्या कहते हैं, पुंकेसर, ठीक है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। आवृत बीजी पौधा जो होता है, एंजियोस्पर्म जो होता है, वो लैंगिक जनन का कार्य संपन्न करता है। एक एंजियोस्पर्म होता है और ये एक आपका जिम्नोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म में जो है आपका नग्न बीजी होते हैं, फूल नहीं होते। एंजियोस्पर्म में फूल होते हैं। इनके अलावा फूलों के अध्ययन जननांग को पुमंग या पुंकेसर कहा जाता है। फूलों के मादा होगा, यहाँ पे कहीं लिखो मादा, सॉरी नर होगा, नहीं लिखा है क्या। फूलों के पुरुष जननांग को पुमंग नहीं, यहाँ पे लिखिएगा फूलों के नर जननांग को, है ना। यहाँ पुरुष लिखा है तो हो गया ना जी नर, ठीक है ना भैया पुरुष मतलब नर यहाँ पे, है ना। तो नर जननांग पुंकेसर या पुमंग कहा जाता है। मादा वाले जननांग को जयांग या स्त्री केसर कहा जाता है। जयांग से जुड़े हुए अंडक के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। स्टिग्मा स्टाइल अंडा से, है ना, स्टिग्मा स्टाइल, और इसके अलावा अंडा से। परागन कैसे कहते हैं, ये भी डायरेक्ट कथन के रूप में पूछा गया है पास्ट में। तो पराग कोष से परागन का निकलकर अंडक की तरफ जाना, ये कहा जाता है भैया परागन। इसके अलावा भारत का पहला गोल्फ क्लब कौन सा है। तो भारत का पहला गोल्फ क्लब कलकत्ता है ना। रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब की स्थापना 1829 में हुई थी। इसे भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब माना जाता है। ओरिएंटल क्रिकेट क्लब जो भारत में बम्बई के अंदर बसाया गया था 1848 में, है ना, ये ओरिएंटल, सही बात है जी, है ना। और ये सबसे पुरानी ऑपरेशनल क्रिकेट क्लब मानी जाती है इंडिया के अंदर वर्तमान में। इनके अलावा मोहन बगान एथलेटिक क्लब 1808-9, है ना, 89 स्थापित था। वर्तमान समय के अनुसार सबसे पुरानी ऑपरेशनल फुटबॉल क्लब है आपका। सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में कहेगा तो ईडन गार्डन हो सकता है आंसर। इनके अलावा भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता डूरंड कप है। एक बार पूछा गया था अभी कि भाई डूरंड कप सबसे पहला जो आपका डूरंड कप हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो शिमला के अंदर हुआ, ध्यान रखें। भारत ने अपना पहला मैच, अंतर्राष्ट्रीय मैच, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI 50 ओवर वाला इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। और उस समय भारतीय मूल के जो कैप्टेंसी कर रहे थे अजीत वाडेकर, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच जून 1932 को इंग्लैंड के खिलाफ CK नायडू की अगुवाई में खेले थे। अब पहला इंटरनेशनल मैच अमेरिका और कनाडा के बीच में, पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पहला इंटरनेशनल वनडे मैच, है ना, तो ये भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। खाली इंटरनेशनल मैच कहेगा तो अमेरिका और कनाडा के बीच में होगा। लता मंगेशकर को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, 1969 में। लता मंगेशकर को 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया,
है ना। लता मंगेशकर मैडम को जिस साल भारत रत्न मिला उस ही साल, है ना, बिस्मिल्लाह खान साहब को भी साथ में दिया गया था। इनके अलावा लता मंगेशकर का प्रथम गीत किस भाषा में रिकॉर्ड हुआ था, तो मराठी भाषा में। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। लता मंगेशकर पुरस्कार महाराष्ट्र भी देता है और मध्य प्रदेश भी देता है। और एगो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अलग है, ये नवीन है, मतलब लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बहुत नवीन पुरस्कार है। लता मंगेशकर सबसे अधिक गाना गाने हेतु 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई थी। एक दिन में 28 सॉन्ग रिकॉर्ड करके जो है गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले कुमार सानू हैं, है ना। इनके अलावा लंदन के अल्बर्ट हॉल में गायन करने वाली प्रथम भारतीय महिला लता मंगेशकर है। संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न दिया गया था एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम को 1998 में, कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई थी। 1867 में प्रार्थना समाज को स्थापित करने में आत्माराम पांडुरंग को किसने सहयोग किया था, तो महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, है ना, और आत्माराम पांडुरंग, है ना, ये आपका जो है प्रार्थना समाज की स्थापना करवाए थे 1867 के अंदर, है ना, इसे ध्यान रखेंगे। जो महादेव गोविंद रानाडे हैं ये विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1861 में किए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और एगो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है जो 1856 में आया था, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। इनके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में किए थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई के अंदर किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने, है ना, 1873 में किए थे बम्बई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर, है ना। इनके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो स्थापना है ये कौन किए थे, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कॉट, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। 1875 में अमेरिका में किया गया था। फिर बाद में क्या हुआ, क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी से, हाँ, फिर बाद में क्या हुआ, इंडिया में से लाने का श्रेय एनी बेसेंट को दिया जाता है। और इन्होंने जो पहला मुख्यालय बनाया 1882 अड्यार में बनाया गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था विवेकानंद साहब के द्वारा, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा टाइम मैगजीन 100 शक्तिशाली लोगों के लिस्ट में 2024 में कौन से भारतीय मूल के अभिनेत्री का नाम है, तो आलिया भट्ट का नाम है। टाइम मैगजीन 100 शक्तिशाली लोगों के लिस्ट में 2024 के लिए भारतीय मूल के पहलवान साक्षी मलिक, फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट, है ना, विश्व बैंक के वर्तमान हेड अजय सिंह बंगा और आपका सत्यम नडेला। तो ये जो है कुछ नाम है जो आपके शक्तिशाली लोगों के लिस्ट में आ गई है। टाइम मैगजीन की 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों में जो है भारतीय मूल के नरेंद्र मोदी का स्थान था। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इसे मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आपसे अभी बताया कि भाई कौन से हीरोइन का नाम आया है इस साल के लिए। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023 कौन है, टेलर स्विफ्ट है। कौन है भैया, टेलर स्विफ्ट। टाइम मैगजीन 2024 100 विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थान में मुंबई का एक स्थान जिसका नाम है मुसो, है ना, स्थित म्यूजिक ऑफ सॉल्यूशन मुसो, तो इनको जो है शामिल किया गया है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल 2024 में, है ना, जो रामचरण एक्टर हैं साउथ के, उनको जो है अवार्ड दिया गया है, तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल है इसमें जो बेस्ट हीरो, मतलब बेस्ट फिल्म के लिए हीरो का अवार्ड किसे दिया गया है, बेस्ट एक्टर का, तो ये अवार्ड दिया गया है कार्तिक आर्यन को। किसे दिया गया, कार्तिक आर्यन को। IFFM मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में 2024 के लिए बेस्ट एक्टर का जो है अवार्ड इन्हें दिया गया है ना, चंदू चैंपियन के लिए। और ये चंदू चैंपियन किसके नाम पे बन रहा है पिक्चर, आप सभी को पता है, पेटकर साहब के नाम पे। और पेटकर साहब कौन थे, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन से प्रतियोगिता में, मैंने थोड़ा सा हिंट देना है। पेटकर साहब ने गोल्ड जीते थे भारत के लिए, है ना, पहले हैं। जैसे आपने पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक में जानते हो ना, वैसे ही इनका भी नाम है भाई, इनके ऊपर पिक्चर बन गया। इनके अलावा नील दर्पण के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्रा। ये क्वेश्चन को मैंने स्किप किया है, अब जो भी क्वेश्चन स्किप है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध कहाँ से है, मोहन बीना से है ना, और ये भी बताया था कि इनको कब ग्रैमी मिला है। इसके अलावा महेंद्र बर्मन प्रथम किस राजवंश से आएंगे, पल्लव से आएंगे। फिर पूछता है करिकाल किससे आएंगे, है ना, तो ये सब क्या बताने की चीज़ है। दक्कन की पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये भी बताने की चीज़ मैंने नहीं समझा, क्योंकि आपको मैं अच्छे समझा दिया हूँ कि भाई दक्कन की पठार जो है ये इंडिया में 8 स्टेट से होकर गुजरती है दक्कन की पठार। और दक्कन की पठार के आसपास जो इसकी जो बनावट है ये कौन सा, आग्नेय चट्टान से, और आग्नेय चट्टान के क्षरण से कौन से मिट्टी का निर्माण होती है, काली मिट्टी का निर्माण होती है। इसीलिए यहाँ पे काली मिट्टी आंसर हो जाएगा, जिसे रेगुलर मिट्टी या